नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ऐसे बोल रहा है क्या, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल फ्रिक्शन exerted by a body on the other body is called the angle of friction. So that if lambda be the angle of friction एंड म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तब आपको ये शो करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं क्या कि ये सरफेस है। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि मान लेते हैं कि सरफेस क्या है, रफ है ना। तो इसका मतलब इसका म्यू कुछ ना कुछ है, म्यू जीरो नहीं है। इसका मास m है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं, तो एक तो लगेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है, और एक क्या लगेगा, यहाँ से mg का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे होंगे, n और mg। सरफेस रफ है, क्या फ्रिक्शन लगेगा? तो आंसर इज नो, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अभी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। बट हाँ, अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, तब आप बता सकते हो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, दैट इज म्यू इंटू एन। एंड इस कंडीशन में क्या होगा, एन की वैल्यू कितना है, एम जी के इक्वल है। तो ये होगा, बट फ्रिक्शन लग नहीं रहा होगा। फ्रिक्शन ऑलवेज ध्यान रखिएगा कब लगता है, जब भी रिलेटिव मोशन होगा, जब भी ब्लॉक की मूविंग टेंडेंसी होगी। तो अभी तो मूविंग टेंडेंसी तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लग रहा है, तो आंसर इज एन। कौन लगा रहा है ये, तो आंसर इज अर्थ लगा रहा है। तो एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। अर्थ ने इस बॉडी पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया, जो कि क्या है, एन। ठीक है, सिमिलरली अब सिचुएशन क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ हम लोग, है ना, कैपिटल एफ अप्लाई करते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या होगा, एक तो पहले की तरह एन तो लग ही रहा होगा, एम जी भी लग रहा होगा, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू। तो अब क्या होगा सिचुएशन में, देखिए अब इस ब्लॉक के पास स्लाइड करने की टेंडेंसी है। तो जैसे ही स्लाइड करने की टेंडेंसी आएगी तो फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। एंड फ्रिक्शन किधर लगेगा, स्लाइडिंग टेंडेंसी के अपोजिट। स्लाइड किधर की ओर करना चाह रहा है, ये राइट साइड, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। अब कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, ये सब डिपेंड करता है किस पे, एफ पे डिपेंड करता है। क्लियर? जब एफ मान लेते हैं कि सफिशिएंट है इसको स्लाइड करने के लिए, तब कौन सा लगेगा, मान लीजिए एफ बहुत ज़्यादा है, तब कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब ये ब्लॉक अगर स्लाइड कर रहा है तो। अदरवाइज कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। मैक्सिमम कहाँ तक लग सकता है, लिमिटिंग तक लग सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पे ये सिचुएशन। तो इस फोर्स के आने से क्या हुआ, इस फोर्स के आने से क्या हुआ, ये फ्रिक्शन डेवलप हो गया। अच्छा, लेकिन ये फ्रिक्शन लग किसके बीच रहा है, तो आंसर ये फ्रिक्शन कौन लगा रहा है। क्या ये एफ लगा रहा है, क्या मान लीजिए ये एफ जो है कोई पर्सन लगा रहा है। ठीक है, कोई पर्सन इस रस्सी को खींच रहा है। ठीक है, तो क्या ये जो फ्रिक्शन है, क्या ये इसके कारण तो लग रहा है, ठीक है, इस एफ की वजह से लगा। बट ये क्या फ्रिक्शन ये लगा रहा है, क्या ये पर्सन लगा रहा है, क्या आंसर नहीं। ये फ्रिक्शन रियलिटी में ग्राउंड के बीच में लग रहा है। ग्राउंड का मतलब अर्थ और ये ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। तो अब जो ये जो ग्राउंड है, ये पहले सिर्फ एन लगा रहा था, बट अगर इसको कोई दूसरा आदमी पुल कर रहा है तो ग्राउंड ही अब इस पे फ्रिक्शन भी लगा रहा है। तो अब ग्राउंड कितने फोर्सेस लगा रहे हैं, इस पे दो फोर्सेस लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही आपको समझना है। तो यहाँ पे सिचुएशन है, वही बोल रहा है, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स दो आ गया, एक तो एन आ गया और एक एफ आ गया। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा, तो रिजल्टेंट तो आप लोग निकालना जानते हो, है ना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरह से दिखा देता हूँ, और ये होगा आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो ये होगा रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, किसके कारण, ग्राउंड के कारण, बाय द अदर बॉडी। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है।
तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन ही दे दिया है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन रियलिटी में क्या है, तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि ये वाला भी आपने ड्रॉ किया, एंड द नॉर्मल फोर्स जो कि ये वाला है, इसके बीच का जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं किससे, लैम्डा से। ये सिचुएशन पहले आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि फ्रिक्शन नहीं होता, मान लीजिए ये वाला फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है। अब यहाँ पे सिचुएशन आप समझिएगा, यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो ये तो हो गया बेटा नॉर्मल हो गया, और ये जो हो गया फ्रिक्शन लग सकता है इधर की तरफ। ठीक है, अच्छा फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, लिमिटिंग के बराबर, मैक्सिमम लिमिटिंग के बराबर लग सकता है। इससे ज़्यादा लग सकता है क्या आंसर, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। और क्या सिचुएशन हो सकता है सर, जब ये स्लाइड करने लगे, स्लाइड करने लगेगा तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, और ये नॉर्मल। ठीक है, तो ये भी तो कांटेक्ट फोर्स होगा ना, तो अभी रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ये वाला हो जाएगा, अभी के लिए रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ये वाला होगा। अब बताओ मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स यही वाला होगा जब ये लिमिटिंग हो जाए वैल्यू, है ना, तब भी इसके बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो क्या ये जो एंगल है, ये जो कांटेक्ट फोर्स है, नेट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल है, क्या ये हमेशा कांस्टेंट है या चेंज कर सकता है, तो आंसर ये चेंज करेगा। किस पे चेंज करेगा, तो इस पे, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि ये एफ एल के बराबर नहीं है, मान लीजिए जो आपने फोर्स अप्लाई किया था इधर वो कम अप्लाई किया, तो कम अप्लाई किया तो फ्रिक्शन भी क्या होगी, कम होगी, मान लीजिए इतना ही है। ठीक है, तब जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ से आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे तो ये जो रिजल्टेंट होगा तब ये कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, है ना। तो एंगल भी कौन सी होगी, ये वाली। सो दिस इज व्हाट एंगल, तो दिस इज व्हाट लैम्डा, दिस इज व्हाट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है किस पे, फ्रिक्शन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसको हम लोग लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाए, लिमिटिंग के बराबर हो जाए। तो उस कंडीशन में जो एंगल होगा, एंगल किसके बीच, तो उस कंडीशन में जो एंगल होगा, एंगल किसके बीच, तो एंगल नॉर्मल के बीच, और मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये लिमिटिंग के बराबर हो जाए, है ना। तो जो एंगल होगा बेटा नॉर्मल के बीच और किसके बीच, नेट कांटेक्ट फोर्स के बीच, है ना, ये नेट कांटेक्ट फोर्स है। तो ये दोनों के बीच जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैम्डा एस, इसको बोलेंगे क्या, मैक्सिमम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है, तो हाँ लैम्डा एस यहाँ पे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। कैसे डिनोट कर सकते हो, देखो ये आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में मूव करो, है ना। तो ये अगर मैं इसको लिखता हूँ tan लैम्डा एस tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर। तो ये वाला वैल्यू तो किसके बराबर है, इसके बराबर, पैरेललोग्राम है ना ये पूरा। और ये क्या है, एफ एल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ एल डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस का काम ये वाला करेगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, हमेशा ध्यान रखिएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का काम ये करेगा। और ये तो 90 है, तो 90 के सामने ये हाइपोटेनस ही होगा। ये क्या है, बेस। तो यहाँ पे बेस का कौन आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स, है ना, बेस में ये वाला नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और लिमिटिंग की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, म्यू इंटू एन डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो tan लैम्डा एस इक्वल टू क्या लिख सकते हो, म्यू। एंड म्यू क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये कब होता है, ये मैक्सिमम वाली सिचुएशन में, है ना। अदरवाइज क्या होगा, सोचो किसी और एंगल पे क्या होगा। मान लो कि फ्रिक्शन की वैल्यू पूरा नहीं लग रहा है ना, किसी और सिचुएशन में क्या होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी दूसरे सिचुएशन में ड्रॉ कर रहा हूँ। किसी और सिचुएशन में क्या होगा बेटा, कि ये नॉर्मल है और मान लो ये लिमिटिंग के बराबर नहीं है, लिमिटिंग से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो लिमिटिंग के बराबर नहीं, लिमिटिंग से थोड़ा सा कम है। तो ये तो हो गया नेट रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो अब ये जो एंगल होगा लैम्डा, इसको हम लोग लैम्डा बोल रहे हैं। तो अब अगर आप लिखना चाहो tan लैम्डा, तो tan लैम्डा क्या हो जाएगा, अब बताओ, तो सिंपली f बाई एन। क्लियर, तो f इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, n इंटू tan लैम्डा। क्लियर, तो अब f को अब कुछ लिखा जा सकता है क्या, तो अब f को हम लोग नहीं लिख सकते। म्यू इंटू एन कब होता है,
म्यू इंटू एन कब होता है? जब वो मैक्सिमम कंडीशन हो जाता है। मैक्सिमम कंडीशन के लिए ही म्यू इंटू एन डिफाइंड है। अदरवाइज हम लोग फ्रिक्शन को ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मान लो यहाँ पे कोई अप्लाइड फोर्स है और अगर ये मूव नहीं कर रहा, तो अब F इक्वल टू फ्रिक्शन की वैल्यू को अप्लाइड फोर्स के बराबर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? तो ये सिचुएशन क्लियर होना चाहिए। तो एक तो ये, अच्छा यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये जो F है यह ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? लिमिटिंग के। अच्छा, F की जगह पे कितना है? n इंटू टेन लैम्डा। क्लियर है? इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? म्यू इंटू एन। तो n से n कैंसिल आउट हो गया, तो टेन लैम्डा को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, टेन लैम्डा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होगा? म्यू। एंड लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? टेन इनवर्स म्यू। इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगा? तो सर इक्वालिटी तभी एग्जिस्ट करेगा, है ना, इक्वालिटी तभी एग्जिस्ट करेगा जब लिमिटिंग वैल्यू हो। अदरवाइज क्या होगा? लैम्डा जो है कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोल रहे हैं, है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल रहे हैं, है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण ही एंगल क्या हो रहा है? घट बढ़ रहा है ना, फ्रिक्शन के कारण ही एंगल घट बढ़ रहा है। अगर फ्रिक्शन इतना तो एंगल भी कम, इतना ही। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ज्यादा तो एंगल भी ज्यादा, तो इसलिए इसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियर होगा। तो जनरली अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया रहता है ना, तो हम लोग क्या लेंगे? लैम्डा को मैक्सिमम ही लेंगे, और उस कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे? लैम्डा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू ही कंसीडर करेंगे, अगर कुछ भी मेंशन वैसा नहीं किया है तो। आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे एक चीज़ तो और मैंने बताया था, काइनेटिक के केस में, है ना, काइनेटिक के केस में भी आप निकाल सकते हो, है ना। ये जो होगा लैम्डा जो होगा, उसको लैम्डा के से अगर डिनोट कर देते हैं, तो लैम्डा के भी आप निकाल सकते हो बेटा। क्या हो जाएगा? तो एफ के बाई एन, एफ के क्या होता है? म्यू के इंटू एन बाई एन। तो इस कंडीशन में लैम्डा जो हो जाएगा वो, सॉरी टेन लैम्डा, है ना, टेन लैम्डा के जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? म्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक सिचुएशन में अलग अलग वैल्यू आएगा। स्टैटिक के केस में ये आ जाएगा, है ना। इवन दोनों में आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? कि आप जानते हो कि ये म्यू एस है ना, तो म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है? म्यू के। तो यहाँ से आप कंपेयर भी कर सकते हो कि स्टैटिक के केस में जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और अ, जब स्लाइड कर रहा है तब जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ तक ये सिचुएशन आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।